हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं निर्देशन के बारे में। निर्देशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और निर्देशन के लक्षण या विशेषताएं या फिर कहें आपकी प्रकृति। ठीक है। टॉपिक जो होने वाला है हमारा वो है व्यवसाय अध्ययन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें निर्देशन की मीनिंग की, तो निर्देशन की मीनिंग की हम बात करें तो देखो, अपना बिजनेस स्टडी में जो कुछ चैप्टर है हमारे वो सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लानिंग को, है ना, जो कि नियोजन होता है। उसके बाद हम संगठन को पढ़ते हैं जिसको कि हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। उसके बाद नियुक्तिकरण को पढ़ते हैं, है ना। नियुक्तिकरण के बाद हम पढ़ते हैं निर्देशन को। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे नियुक्तिकरण में हम क्या करते हैं कि व्यक्ति को काम पर रखना एक तरीके से, है ना, व्यक्ति को कार्य पर रखना, कार्य पर नियुक्त करना, जो कि नियुक्तिकरण में पढ़ा था हमने। अब हमने व्यक्ति को कार्य पर तो रख लिया, लेकिन उसके बाद उसको वो कार्य करने के लिए हमें निर्देश भी देने होते हैं, उसको डायरेक्शन भी देनी होती है कि किस डायरेक्शन में उससे काम कराना है ना, क्या काम कराना है। तो वो सारी चीजें हमारी निर्देशन के अंतर्गत ही कवर की जाती हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे, देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अधीनस्थों से काम करवाना। कि जो बंदा आपने जॉब पर रखा है, जिस बंदे को आपने स्टाफिंग के अंतर्गत नियुक्ति दी है, उसको काम करने के लिए डायरेक्शन देना एक तरीके से, यानी कि उनसे काम करवाना। उसी का मतलब होता है निर्देशन। ठीक है। जिससे कि हमारे जो संगठन के जो उद्देश्य होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम क्या आसानी से प्राप्त कर सकें। मतलब जो हमने लक्ष्य बनाए थे, उनको प्राप्त करने के लिए ही तो हम जो सबॉर्डिनेट होते हैं यानी अधीनस्थ, तो उनको हम एक मार्ग देते हैं, उनको एक डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन में आपको काम करना है ना? उनको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं हम समय-समय पर। वो जो काम कर रहे हैं उनकी देखभाल भी करनी होती है हमें, जिससे क्या हो सके कि प्रभावी नियंत्रण रखना है। प्रभावी नियंत्रण का मतलब कि उन पे कंट्रोल रहता है, कंट्रोल रखते हैं हम निर्देशन देते समय। ठीक है? और कुछ एक डेफिनेशन दे रखी है नीचे, जैसे कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा निर्देशन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। जैसे कि अगर हम बात करें पूतज और डोनेल की डेफिनेशन की, तो इन्होंने बोला है कि अधीनस्थों के मार्गदर्शन, मार्गदर्शन मतलब कि उनको एक तरीके से वो दिशा दिखाना और पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य है ये। यानी कि उनकी सुपरविजन करना, एक तरीके से उनकी देख-रेख करना। और दे रखी है अर्नेस्ट डेल की डेफिनेशन, जिन्होंने बोला है कि लोगों को ये बताना है कि वो क्या करें, है ना? और यह देखना कि उसे अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं या नहीं। यही तो निर्देशन होता है कि उनको निर्देश देना कि क्या उनको करना है ना? कि वो क्या काम करेंगे, और उन यह भी देखना होता है हमें कि वो अपनी फुली स्किल्ड तरीके से वो जो है काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं ना? वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। यानी कि जो हमने पॉलिसियाँ बनाई हैं, उनसे संबंधित जो नियोजन का परिणाम होता है, नियोजन मतलब जो हमने पहले ही क्या कर रखी है, प्लानिंग कर रखी है, उस प्लानिंग के हिसाब से जो है वो काम हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें हम जो है निर्देशन के अंतर्गत जब डायरेक्शन देते हैं ना व्यक्ति को काम करने के लिए, वही सारी चीज़ें जो है इसमें कवर कर ली जाती हैं। अब अगर हम कहें जैसे कि हमने हमारा जो चैप्टर चलता है इसमें वो चलते हैं, जैसे सबसे पहले नियोजन करते हैं हम, है ना? उसके बाद संगठन की बात करते हैं हम इसमें, उसके बाद नियुक्तिकरण की बात करते हैं, ठीक है? नियुक्तिकरण के बाद यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यानी कि फिर उसके बाद हम निर्देशन पढ़ते हैं। निर्देशन पढ़ते हैं ना, निर्देशन के बाद हम फिर जो है इसके बाद पढ़ते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को आप बोलते हैं कि नियंत्रण, ठीक है, जो कि नियंत्रण होता है। अब अगर हम निर्देश ही सही तरीके से नहीं देंगे, तो जो हमारी और भी अदर एक्टिविटी थी, जैसे कि जो हमने प्लान बनाया था, जो हमने संगठन बनाया था, या फिर हमने जो नियुक्त किया था कोई भी व्यक्ति, यानी कि निर्देशन से पहले कौन-कौन से काम हो रहे हैं? नियोजन करना, संगठन और नियुक्तिकरण। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी फिर? बेकार हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने सही से डायरेक्शन नहीं दिया तो, है ना? तो कहीं न कहीं ये दूसरी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं।
उसके बाद अगर हम प्रकृति की बात करें यहाँ पर, तो देखो प्रकृति में हम आते हैं तो प्रकृति की बात करें तो देखो, सबसे पहले निर्देश जो होता है वो गतिशीलता प्रदान करता है, यानी कि इनिशिएटिव है, एक डायरेक्शन ऐसा है जो कि हमें एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करता है एक तरीके से। तो नियुक्तिकरण में हमने जब कार्य पे बंदा रख लिया, तो उसके काम के बाद क्या होता है कि वो मशीन कैसे चलाएँगे व्यक्ति, है ना? कि कैसे उस मशीन को संचालित करा जाएगा। इसका उत्तर प्रबंध के निर्देशन में ही निहित होता है कि अब उनको निर्देश दिया जाता है ना कि ये काम ऐसे करना है आपको। नियुक्त तो आपने कर दिया, लेकिन डायरेक्शन भी तो देनी है कि इस डायरेक्शन में रहकर आपको ये काम करना है। अन्य कार्यों को कार्रवाई के आधार पर प्रस्तुत करते हैं, वो निर्देशन से ही स्टार्ट होते हैं। यानी कि जब कोई भी चीज़ प्लानिंग कर ली हमने, है ना? हमने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, हमने डायरेक्शन उनको, हमने उन व्यक्तियों को जो है स्टाफिंग, यानी कि हमने उनको काम पर रख लिया। लेकिन कार्य करना कहाँ से प्रारंभ होता है? जहाँ पर निर्देशन की बात आती है ना? दूसरे पॉइंट में हम बात करें तो यहाँ पे निर्देशन जो होता है प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। प्रबंध के स्तर की अगर मैं बात करूँ, तो देखो इसके स्तर 3 होते हैं, है ना? सबसे पहले तो टॉप लेवल की बात करते हैं हम, उच्च लेवल। उसके बाद मिडिल लेवल की हम बात करते हैं। मिडिल में मध्य लेवल की बात होती है, और यहाँ पर होता है लोअर लेवल। ठीक है? तो चाहे तो वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर एक स्तर पर जो है निर्देश देने की आवश्यकता होती है। क्या कहीं पे कोई भी ऐसा कार्य है जहाँ पर निर्देश न दे के वो काम हो जाए? नहीं। हर जगह पे हमें कोई ना कोई डायरेक्शन देनी होती है कि ये यहाँ पे जो काम है, हमें देखो हर जगह किसी न किसी व्यक्ति से काम कराने के लिए उनको निर्देश देना पड़ता है। बिना किसी अ, कुछ बोले हुए किसी को वो काम नहीं करता है ना? तो प्रत्येक स्तर पर ज़रूरत होती है हमें उसकी। उसके बाद निर्देश एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के कंटीन्यूअसली आपको जो है डायरेक्शन देनी पड़ेगी, कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है ये भी। कि निर्देशन एक लगातार चलने वाला कार्य होता है। ये प्रबंधक जो है केवल आदेश या फिर निर्देश देकर ही चुप नहीं बैठता। मतलब जैसे कि आपने अगर किसी व्यक्ति से काम करने के लिए बोल दिया, तो आपको जो वो बार-बार उसको बोलना पड़ेगा, है ना? अब एक बार बोलने से कोई काम कहाँ होता है? कि बार-बार बोलने से ही जो वो काम को प्रेरित रहकर, यानी कि कंटीन्यूअसली तरीके से करता है, तो समय-समय पर उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? प्रोत्साहन देना पड़ता है, प्रोत्साहित करना पड़ता है, बार-बार उन्हें हमें बोलना पड़ता है, तभी वो काम जो है एक अच्छे तरीके से हो पाता है ना? और विपरीत परिणाम अगर प्राप्त भी हो रहा है हमें बीच-बीच में, जैसे कि मान लो हमने निर्देश दिया और उस हिसाब से वो काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं फिर वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेते हैं। करेक्टिव एक्शन मतलब कि हम वहाँ पर सुधार करते हैं। 3 यहाँ पे आ गए, यानी कि ये हो गए। अब इसके बाद की स्लाइड यहाँ पे पहुँच गई है ना, ये गया। तो निर्देशन का जो प्रभाव होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। देखो निर्देश कौन देगा? निर्देश हमसे ऊपर वाला व्यक्ति तो देगा हमको। नीचे वाला व्यक्ति कहीं मतलब लोअर लेवल वाला मिडिल या फिर अपर लेवल वाले को तो ऑर्डर देगा नहीं, या निर्देश देगा नहीं। निर्देश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही होगा, कि हमसे ऊँचे पद वाला व्यक्ति ही हमको निर्देश देगा। तो प्रबंधक जो होता है, जो मैनेजर होता है, वही तो अपने अधीनस्थों को यानी सबॉर्डिनेटों को निर्देश देगा कि आप वो काम करें, है ना? उसके बाद प्रगति उन्मुख होता है, कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। परफॉर्मेंस को देखकर ही कोई ना कोई निर्देश जो वो दिया जाता है। कि निर्देशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो निष्पादन में कुशलता बढ़ाना होता है, कि जो परफॉर्मेंस हो रही है उसको और ज़्यादा स्किल्ड तरीके से करवाना। उसी को जो हम निर्देशन बोलते हैं। परफॉर्मेंस में परिवर्तन करता है ये, कि निर्देशन जो होता है योजनाओं को निष्पादन में परिवर्तन लाता है, कि जो परफॉर्मेंस चल रही है आप उसमें कुछ ऐड ऑन करके परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, है ना? वो सारी चीज़ें भी यहीं पे होती हैं। एसेंस ऑफ डायरेक्शन जो होता है ना? तो निष्पादन जो होता है वो निर्देशन का सार है। ये भी आपको याद रखना है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसी चीज़ें भी पूछ ली जाती है कि निर्देशन जो होता है, यानी निष्पादन जो है वो निर्देशन का क्या होता है? सार होता है। सार मतलब ये ज़रूरी है ना? सार का मतलब होता है कि ये एसेंस है, मतलब कंपल्सरी है ना? उसके बाद मानवीय तत्व की अगर हम बात करें, तो निर्देशन जो होता है कार्य में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उन्हें परिवर्तित किया जाता है ना? परिवर्तन करना भी अंतर्निहित होता है, यानी सम्मिलित होता है इसमें। कि मान देखो निर्देश किसको देंगे हम? निर्देश देंगे मानवीय व्यवहार को, व्यक्तियों को निर्देश देंगे और उसी दिशा में रहकर देंगे कि वो काम उन पे ज़्यादा बोझ ना लगे उनको, है ना? अतः ये व्यक्तिगत यानी कि वैयक्तिक मतलब पर्सनल
और अंतर्सामूहिक संबंध में वृद्धि लाता है ये। जैसे कि आपने मान लो किसी को काम सौंपा, तो वो काम जल्दी से करेगा, है ना? कि भई मुझे किसी ने किसी काम को करने के लिए बोला है, तो वो काम फिर जल्दी होता है। उस हिसाब से कर्मचारियों को उनकी श्रेष्ठता या योग्यता के आधार पर काम देता है ना? निर्देश आप किसको दोगे? जो काम वो करने लायक होगा, उसी को निर्देश देंगे, है ना? उसके बाद विलियम न्यूमैन और ई. क्रीवी वॉरेन के अनुसार निर्देशन का संबंध होता है उन कदमों से होता है जो प्रबंधक अपने जो है स्तर पर, जैसे कि यहाँ पे पढ़े हम, तो ये किसकी न्यूमैन की डेफिनेशन थी, है ना? न्यूमैन की डेफिनेशन आई थिंक इस पे है नहीं है। तो ये 2 डेफिनेशन है, जैसे कि डायरेक्टिंग जो होता है यानी उसी स्लाइड पे आते हैं एक बार फिर से, यहाँ पर थे हम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल, यानी कि लोगों को यह बताना कि व्हाट टू डू, कि क्या उन्हें करना है, और सीइंग दैट दैट दे डू, यानी कि वो क्या कर रहे हैं वो देखना, जिससे कि बेस्ट फॉर देयर एबिलिटी, कि वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से अच्छा काम कर सके, है ना? ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमने निर्देशन पढ़ा, हमने निर्देशन के जो है वो प्रकृति, लक्षण या फिर विशेषताएं आपसे पूछी जाए तो यही पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट, है ना? इसके बाद हम पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? वो नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है?